देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है सो मैंने आपको 71 तक किसी कारणवश स्टॉप कर दिया था, तो वो अब दो वीडियो बन जाएंगे इसके। एक हमारे हो गए हैं 71 तक, अब 72 के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बना रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि किसी कारणवश वो मुझे जाना पड़ गया था तो मैं उतना ही पे वीडियो स्टॉप करके चला गया था। तो अब 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या कि दी गई आकृति में डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी बराबर हमको दिया हुआ है। देखिए आपके पास फार्मूला एक पहले से आप लोग जानते हैं हमारे, कि अगर दो एक त्रिभुज में दो पैरेलल लाइंस हमारे होते हैं तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो ए डी थेल्स प्रमेय पूछने का नया तरीका जो मैं बुक से पढ़ाया था भारतीय भवन से, तो मैंने आपको बताया था कि नए तरीके से ही हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे यहाँ पर देखिए ईसी पूछ रहा है ना ईसी, तो हमको जो जो कह रहा है एडी कितना है हमारा 5, तो भैया 5 डाल दो, है ना। डीबी बीडी या डीबी कितने पूछ रहे हैं तो 6 डाल दो। इक्वल टू में देखिए ए ई कितने हैं हमारे, ए ई ऑलरेडी गिवन है 8, तो 8 डालेंगे, और ई सी हमको पता नहीं है। यहाँ से तिरछा कटा देंगे दोनों को, तो इससे इसको कर लेंगे तो हो जाएगा 5 ई सी, ठीक है। और इक्वल टू में 8 × 6, तो ई सी इक्वल टू अगर हम करेंगे तो 8 × 6 हमारा 48 होता है, और बाई में अगर हम कितना कर दें 5 कर दें, इसको काटेंगे तो आपको 9.6 आएगा आंसर। तो आप इसको काट के देख के आंसर बना लीजिएगा, ठीक है। दो समकोणीय त्रिभुज में उनकी संगत दो समकोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह थेल्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक बाह्य बिंदु के एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बाह्य बिंदु के स्पर्श रेखा कितनी हो सकती हैं, अधिक से अधिक ये हमारे 2 खींचे जा सकते हैं। कितने खींचे जा सकते हैं, 2 खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए पी ए, यहाँ से पी ए और एक हमारा क्या हो जाएगा पी बी, 2 स्पर्श रेखाएं दिए हुए हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। दिए स्पर्श रेखा ओ एक केंद्र है, ओ क्या हमारा एक केंद्र बनाता है, जिसमें इस प्रकार है कि ए पी ओ 40 डिग्री है। ये वाला पार्ट्स क्या है हमारा 40 डिग्री है, दोनों मिला के 40 डिग्री ऑलरेडी गिवन है। तो कह रहा है क्या कि ए ओ ए बी, यानी कि ओ ए और बी हमको बताना है। देखिए एक तो ये हमारा क्या ये वाला पार्ट्स और ये वाले पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये दोनों पार्ट्स हमको ये दोनों हो जाएंगे, और एक हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ, ये तो 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे ऑलरेडी, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ठीक है, तो ये जो कोना है हमारा यहाँ से, तो अगर हम ये देखें कि ये जो हमारा इतना कितना, अब दो ये आपको दिख रहा है समद्विबाहु यहाँ से, क्योंकि एक अगर हम ये एक वृत्त लेते हैं, तो एक वृत्त की जो हमारी रेखाएं होती हैं, वृत्त की जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है हमेशा, यहाँ से जो त्रिज्या, यहाँ से अगर त्रिज्या खींचेंगे तो बराबर होगी, यहाँ से त्रिज्या, यानी कि 2 रेखाएं हमारे बराबर है, तो जितने कोण होंगे, जितने ये कोण भी हमारे क्या होंगे बराबर हमारे होते हैं। तो इसलिए इसके आंसर हमारे कितने आ जाएंगे, 40 डिग्री यहाँ है, तो ये कोना भी जाकर के हमारे यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा और ये हमारा 40 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमारे आंसर कितने आ जाएंगे, इसके 40 डिग्री ही हमारे आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है तथा पी क्यू बराबर पी क्यू बराबर पी आर। देखिए पी क्यू बराबर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स क्या हैं बराबर हैं, और हमारे पी क्यू आर का मतलब पूछ रहा है कि ये वाला जो बताइए, ये वाले एंगल्स जो होंगे कितने होंगे, और ये वाले एंगल्स कितने होंगे ये बताना है हमको। देखिए अगर हम यहाँ से एक ड्रो की लाइन खींच देते हैं तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए ये एंगल्स और ये एंगल्स दोनों कितने मिल जाएंगे हमारे 45 डिग्री के एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 45 यहाँ से आंसर निकल के आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी की 2 स्पर्श रेखाएं, फिर से स्पर्श रेखा आ गई हैं हमारी, तो हम इसको पेज पलटते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी की 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। फिर से अगर हम देख लें सिंपल सा कि एक हम वृत्त बनाते हैं, है ना, इसमें 2 स्पर्श रेखाएं अगर हम खींचते हैं ऐसे ना, 2 स्पर्श रेखाएं अगर हम खींचते हैं कि दोनों हमारा आपस में जाके यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ से एक केंद्र है, यहाँ से ऐसे कर लें,
फिर एक हम ऐसे केंद्र बनाते हैं। तो ये जो पार्ट्स होगा ना, इसका जो पार्ट्स बनेगा, इसका ये जितना होगा ना, इसके आधा पार्ट्स हमारे यहाँ बन जाएंगे, ठीक है ना। आधा पार्ट्स तो टोटल हमारे 180 होते हैं, और 180 में से 110 घटा दिए तो बचे कितने हमारे 70 बच गए। बीओसी ये वाला एंगल्स हमारे 110 हो गए, तो कितने बच गए 70, और 70 का ही ना आधा ये वाला पार्ट्स होगा और ये वाला पार्ट्स होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा हमारा 35 डिग्री का एंगल्स बनाएगा, ठीक है। स्पर्श रेखा की ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये सब आएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए हम बता रहे हैं फिर से एक बार कि ये हमारा जो 110 है टोटल, तो इसको हम 2 भागों में अगर बांटेंगे तो ये सिंपल, इसको भी 2 भागों में छोड़िए। आप ये सोचिए कि ये एंगल्स और ये एंगल्स तीनों मिलाएंगे तो हमारे कितने बनेंगे, तो ये हमारे बनेंगे 180 डिग्री के, जिसमें 110 डिग्री तो मेरा ये एंगल हो गया, तो जो बचा एंगल है वही दोनों हमारे पार्ट में हो जाएंगे। तो जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, आधा आधा भाग में बांट देंगे, तो हमारे आंसर वहीं से निकल के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा कह रहा है कि टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और केंद्र से टी की दूरी जो दिया हुआ है हमारा कि 13 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये आपका 5 सेंटीमीटर होकर हमारा आंसर निकल के आएगी, ठीक है। यदि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा QOR 60 डिग्री है, QOR देखते रहिएगा, QPR हमारा 60 डिग्री है, QP और R हमारा क्या 60, इसका मतलब क्या है, ये जो एक वृत्त के अंदर में जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, तो ये हमारा क्या है, एक हमारा क्या है समांतर, जो सभी का क्या है, सभी के भुजाएं क्या है, बराबर है। एक हमारा तो यानी कि ये हमारा 60 डिग्री का होगा, ये हमारा 60 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ से देख लिया हम सबसे पहले, ये हमारा 60 डिग्री निकल गया है। अब देखेंगे हम लोग कि जब ये 60 और 60 क्या हो गया हमारा 120 डिग्री हो गया, कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, तो जो बचा हुआ है उसी का ना आधा भाग ये वाला पार्ट्स होगा हमारा, होगा कि नहीं होगा। तो जो बच गया हमारे कितना 60 ही भाग बच गए, जिसके आधा यानी कि हमारे 30 डिग्री आंसर निकल के यहाँ आ जाएंगे। देखिए समझे या नहीं समझे, टोटल का 180, जिसमें तो फिर इसका भी तो 180, तो ये हमारा 60 डिग्री तो हो ही गया है, तो जो बच गया उसका आधा हमारा, क्योंकि बीच में आधा है इसलिए इसका मान हमारा कितना निकल के आएगा 30 डिग्री निकल के आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का परिसर निकालना है, परिसर यानी कि रेंज निकालना है। देखिए बहुत आसान है, इसमें सबसे बड़ा वाला आप ढूंढ लीजिए, सबसे बड़ा वाला कौन सा है। सबसे बड़ा पहला पार्ट्स अगर ढूंढेंगे 15 है, 20 है, 84 है, 29 है, 41 है, सबसे बड़ा पार्ट हमको तो दिख रहा है ये वाला। उसके बाद हम सबसे छोटा ढूंढेंगे, तो सबसे छोटा कौन सा ढूंढ रहा है, 15 दिख रहा है ना। तो अब क्या करो 84 सबसे बड़े वाले में से छोटे वाले घटाते तो रेंज निकलता है हमारा, यानी कि परिसर निकलता है। परिसर निकालने के लिए हमारा ये होता है, तो 84 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो 14 में से 5 गया तो 9, और 7 बच गया, 7 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा यहाँ पे हमारा 6 बचेगा, यानी कि 69 हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमारा वो 1 2 3 3 इतना है, समांतर मात्र का फॉर्मूला हमारा होता है n+1/2, तो जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, हमारा n+1/2 हमारा आंसर आ जाएगा निकल के। कह रहा है क्या कि हमारा कि 3 माध्यक, देखिए ये फार्मूला क्वेश्चन है, ये फार्मूला वाला क्वेश्चन है कि अगर हम 3 माध्यक बहुलक प्लस x माध्य का निकालने का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, आपको बुक में फार्मूला दिया होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हमारा निकल के आ जाएगा। अगर 3 मीडियन हमारे किसके मोड की किस में, यानी कि बहुलक के किस माध्य के बराबर होते हैं, तो ये हमारा 2 माध्य के बराबर हमारे हो जाएंगे, यहाँ से आंसर निकल के आते हैं। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका बहुलक में आप लोग को पता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट, जिसकी फ्रिक्वेंसी है ना सबसे ज़्यादा बार होती है, वही हमारी क्या कहलाते हैं बहुलक आते हैं। देखते हैं 12 कितनी बार आया है, तो 12 इसमें आया है 1 बार 2 बार, बस 2 बार आया है। 13 कितनी बार आया है, तो 13 1 बार 2 बार 3 बार 13 आ गया है। 11 कितनी बार आया है, तो 1 बार 2 बार 11 भी आया है। 14 1 ही बार है। फिर से 12 तो हम देख चुके हैं, 13 यानी कि 13 हमारा सबसे ज़्यादा बार है, तो 13 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दिया है कि इतना दिया है तो इसका माध्य 10 हो। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग को बनाने आना चाहिए, इजी में बन जाएगा। फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। तो 7 + 9 + 13 + 15 + x = में क्या करेंगे, इक्वल टू में हम डालेंगे यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 डालेंगे, इक्वल टू में यहाँ डालेंगे 10, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसको जोड़ लेते हैं सबसे पहले, तो 15
है ना। 15 में अगर हम 15 3 कितना होता है 18, 10 28 हो जाएगा। 28 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 में 9 जोड़ लेते हैं हम लोग, तो 28 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 38, तो एक घटा लो, उसमें 37, 37 में 7 जोड़ लो तो कितना हो जाएंगे, 37 और 7 आपके निकल के आ जाएंगे 44। ठीक है, तो 44 आ जाएंगे आपको यहाँ से निकल के, 44 आ गए। तो जब 44 में क्या करेंगे आप यहाँ लिख देंगे 44 प्लस एक्स इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना जाएगा 50। तो एक्स का मान इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 6 आपका निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी घटना के होने की अधिकतम मान कितने होते हैं हमारे, ए होते हैं। कितनी कोई घटना हमारे सॉरी एक होते हैं, अधिकतम मान 1 हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोबेबिलिटी की अगर आप घटना को देखेंगे तो एक ही हमारा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घटना परिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो आप इसको करेंगे तो देखिए जब से आप इस सभी को कटाएंगे आपको पॉइंट में आए तो ठीक है, आपका मान माइनस में नहीं आना चाहिए, ऊपर में 0 से छोटा हो सकता है ना, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, और 1 से बड़ा भी मान नहीं होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ सभी को कटा कर देखेंगे कि ये मान किसका, कौन सा हमारा मान इक्वल आता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मान हो जाएंगे, देखिए अब इसको अगर आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50/100। ठीक है, अगर इसको करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 12 और बाई 100। देखिए ऊपर में छोटा है ना, 100 ऊपर में छोटा होना चाहिए 1 से, है ना, या अधिकतम मान 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए। इसका मान देख लीजिए तो ऊपर में भी इसमें हमारा 3.4 है, तो ये भी हमारा बड़ा है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा क्या है 3/2। अब देखिए यहाँ से नीचे क्या हो गया 12, ऊपर में कितना है 13, तो ये 1 से अधिक मान हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये वाला मान नहीं हो सकता है। एक न्याय संगत पासा फेंका गया जिसमें 2 के गुणज आने की प्रयिकता क्या होगी, तो 2 के गुणज, एक पासा हम फेंकते हैं तो 2 कितनी बार 2 के गुणज, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। जो 2 का गुणज है ना, 2 1 2, 2 में कम 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है ना, तो ये हमारे गुणज हो गए, तो 1 2 3 आ गए। एक पासे में कितने होंगे हमारे 3 आएंगे। कुल प्रयिकता जो होगी, कुल आने की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 6। इसको काटेंगे तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें इसके जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे मैं इसको और अभी अच्छे से बताऊँगा। अभी ऑब्जेक्टिव में मैं आपको तुरंत जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता आच्छादित निकाला जाता है तो इसे लाल रंगों की संख्या 26, कालों की संख्या 26, इसलिए लाल की संख्या कितनी है आपकी 26 है। तो हम 26 बटा टोटल कितना होता है 52 कटाएंगे तो 1/2 हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 2 न्याय संगत सिक्के को उछाल देंगे, 2 न्याय संगत सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम एक शीर्ष आने की, कम से कम एक शीर्ष किस पे आएगा, तो हमारे 2 पे हमारे इसके जो आंसर हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे 3/4 हो जाएंगे। 2 अगर हम आपको 2 सिक्के उछालेंगे तो क्योंकि 3 पे आता ही है हमारा शीर्ष, तो ये हमारे आ जाएंगे शीर्ष, यानी कि शीर्ष करेंगे तो आपको कॉइन्स 2 उछालेंगे तो आपको वहाँ पे हेड आने की प्रयिकता पूछ रहा है। 3 सिक्के उछालेंगे तो कुल देखिए संभव कुल परिणाम कितने होते हैं हमारे, 3 सिक्के उछालेंगे तो हमारे 8 होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 91 नंबर। ओके, तो कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग। अब अंतःवर्ग का मतलब देखिए समझिए, एक हम वृत्त खींचते हैं, ठीक है, इसके बीच में एक हमारा ये हो गया, यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे, यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे, यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे। अब देखिए एक वर्ग दिख रहा है आपको, और ये जो है ना ये हमको क्या दिख रहा है, एक वर्ग का विकर्ण दिख रहा है, क्या जिसकी कितने हैं 8 कह रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है। तो 8 अगर इधर होगा तो 8 इधर भी तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 16 हो जाएंगे। 16 निकल के आ गया तो 16 क्या हो गया हमारा विकर्ण आ गया। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण का अगर हमको निकालने का फॉर्मूला हमको पता रहता है, वर्ग का विकर्ण हमको पता है तो फॉर्मूला क्या होता है √2a। क्या होता है √2a इसका तो हम क्या डालेंगे 16, तो a इसका टू क्या निकल जाएगा √16/√2। ये क्या हो गया हमारा वर्ग की एक भुजा आ गई। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताने के लिए, क्षेत्रफल कहाँ बताएंगे तो हमको पता है भुजा का स्क्वायर कर लेंगे तो इसी का ना स्क्वायर कर देंगे हो, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर करिएगा और इसका तो 16 × 16 हो जाएगा। अब बटा में √2 का करिएगा तो 2 हो जाएगा, इसको इससे काट दीजिए तो आपका निकल के कितना आ जाएगा 8। 16 में 8 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे गुना करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ 8 है भैया, है ना 8। तो इसको गुना करेंगे तो 16 8 कितना होता है 12 तो आता ही होगा 128। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। करा 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात। अब देखिए परिधि का अनुपात दिया हुआ है ना, हम देखिए कितना आसानी से बनाएंगे, 4 दिया हुआ है 5 दिया,
कहता है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। अरे भैया वृत्त के कुछ नहीं करना है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 4 चौका हो जाएगा 16, 50 25, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 16 और 25 क्या हो जाएंगे यहाँ से निकल के आंसर आ जाएंगे। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है ना, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल अगर लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप लोगों को तो पता होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा हमारा √3/4 और ए का स्क्वायर इक्वल टू में डाल दो ना 9√3। ठीक है, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9√3, या मल्टीप्लाई में नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 बच्चा में आ जाएगा √3, 3 से काट दीजिए और 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या करिएगा, यहाँ जाइएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा √36 चला जाएगा, तो ए इसका वैल्यू हमारा 6 निकल के यहाँ से आंसर आ जाएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर का 1 दिया हुआ है। ओके, तो चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त है हमारे। देखिए दो वृत्त हमारे पास, एक त्रिज्या R1 है, एक त्रिज्या R2 है। जो R त्रिज्या वाले सिंपल से एकदम आसानी भाषा में हम इसको बताते हैं। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है तो इसकी परिधि निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ बना दे क्या, नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 2πr होता है। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे हम लोग R1 लिखेंगे, कोई दिक्कत। फिर दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, फिर से 2π और r है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे R2 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर तीसरा वाले चलेंगे क्या, तो अब R त्रिज्या वाले हैं तो 2 और पाई और r कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो 2π कॉमन दिख रहा है ना भैया, लाइन कट गया है थोड़ा। 2π दिख रहा है तो 2π ले लिए हम लोग, तो 2π ले लिए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक हो जाएगा R1 प्लस में बच जाएगा R2 और यहाँ पे हमारा 2π और r, यहाँ से इसको कटा सकते हैं आप। बच क्या गया r इक्वल टू आपके पास R1 प्लस में R2। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ ना ये वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये वाला हो गया R1, हाँ ये हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है। देखिए शंकु की ऊंचाई पहले हमारी कितनी थी, तो शंकु की ऊंचाई कितनी थी, तो 1 गुनी थी। अब बाद में कितनी हो गई 3 गुनी। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, आपका शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु के आयतन का हम लोग फार्मूला का लगाते हैं, तो क्या होता है 1/3 और πr²h। ठीक है, तो पहले वाला में तो हमारा यही है, पहला वाला में तो कुछ है नहीं, दूसरा वाला में 3 गुना हो गया तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 और पाई r 3 गुना हो जाएगा तो 3r का स्क्वायर और गुने में h भी हो गया है का, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुना, हाँ दोनों हो गए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3h। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कटा लीजिए, कुछ भी नहीं करिए, बाकी कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, बस इतना देखिए कि इतना करिएगा तो आप खुद परेशान हो जाएगा एग्जाम में। 1/3 और पाई को पाई 3 त्रिज्या कितना होता है 9 होता है, तो 9r का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3h हो जाएगा, तो नया क्या निकल के आ जाएगा हमारा, तो 9 तिहाई कितना होता है 27 होता है ना, तो पहले कितना था अब कितना हो गया इतना 27 गुना, तो 27 गुना हमारा बढ़ जाएगा आसानी से। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे। ठीक है, तो आपको आंसर अगर पता होगा तो आप मार सकते हैं r त्रिज्या वाले के अर्धगोले का कुल, अर्धगोला पूछ रहा है, अर्धगोला का फार्मूला आपको ऐसे याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर का आंसर ये वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो क्वेश्चन हमारे लिए लेकर के आएगा 97 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ है तनिका देख ले बढ़िया से, 97 छाई आ रहा है बार बार। शंकु के छिन्नक का आयतन, देखिए फिर से यहाँ फार्मूला ही है। ठीक है, फार्मूला ही पूछ रहा है आपको, तो छिन्नक का आयतन जो होता है हमारा क्या होता है, ये वाला जो होगा सबसे पहला वाला फार्मूला है हमारा, आप फार्मूला को याद करेंगे तो ये आपका आंसर सही होगा। 98 में कह रहा है उस समांतर श्रेणी का सार्वभौमंतर क्या होगा जिसके हमारे ये दिया। देखिए इसको बहुत आसानी तरीके से आप बना सकते हैं, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ये दोनों नीचे जो दिया है ना, इस दोनों का डिफरेंसवा करके बगल वाले को क्या करना है काट देना है, तो इसका डिफरेंस करिएगा तो कितना आएगा 4, 4 से काटेंगे तो 8 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस का और माइनस का दिया है तो आप फिर कहिएगा सर जी कन्फ्यूज़ कर दिए, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको क्या करना है हम बताते हैं कि हमारा दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 17d लिख सकते हैं, माइनस और ब्रैकेट के अंदर में क्या लिख सकते हैं, हाँ इसका हम लोग a + 13d लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं लिख सकते हैं 13d
लिख सकते हैं ना। अब बराबर में 32 कर दीजिए ना, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए इसको कर लीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, इसको होल खोल लीजिए पहले, तो a प्लस 17d प्लस माइनस माइनस का a प्लस माइनस का 13d इक्वल टू में कितना 32। अब इसको कर लीजिए, इसमें से a से a तो कटिए जाएगा हमारा, क्या कि प्लस माइनस माइनस ही होता है। और 17 में से इसको घटा लेंगे तो क्या निकल के आएगा 4d बराबर 32। और 4 से काट देंगे तो 4 8 तो d कितना निकल के आ गया हमारा 8 निकल के आपका आंसर यहीं पे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। गोला का व्यास अगर दिया है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला अगर आपको पता है तो आप इसको बनाएंगे। इसे हम फार्मूला ले लेते हैं 4πr² हमारा गोला का ये फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, व्यास दिया हुआ है, हम बता दें। हम पहले व्यास दिया है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो हमारा त्रिज्या 21 निकल के आएगा। अब इसका 21 को यहाँ पुट कर देना है, पाई का वैल्यू 22/7 कर देना है, तो 4 गुने 22/7 गुने 21 का स्क्वायर, यानी 21 गुने 21। जब आप इसको काट कूट करेंगे तो आपका आंसर जो है सो एकदम सही निकल के आपका आ जाएगा कितना, मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए 5500 इतना 44। ठीक है, तो ये आप आंसर को क्या करेंगे, बना लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 100। इसके बाद मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा वो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 100 नंबर क्वेश्चन जो है करा एक बेलन की ऊंचाई। अब बेलन का ऊंचाई आपको तो पता है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, तो h आपको गिवन है 14। बेलन की सतह का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, देखिए क्षेत्रफल भी दे दिया आपको कितना 264, क्षेत्रफल भी निकाल के दे दिया है। तो कहता है इसका आयतन निकालिए। तो सबसे पहले अगर आपको क्षेत्रफल पता है तो सबसे पहले आपको त्रिज्या पता करना पड़ेगा, और त्रिज्या निकाल लीजिएगा तो उसके बाद आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πrh। ठीक है, तो ये हम यहाँ से क्या कर लेंगे 2πr² h होता है ना, 2πr² h होता है। हाँ, तो आप यहाँ से क्या करें, जब आप ये इस फार्मूला आप क्या करेंगे, जब यहाँ से निकालेंगे तो आपके जो त्रिज्या हैं वो त्रिज्या आपको निकल करके काट कूट करेंगे तो आपको त्रिज्या निकल के कितना आ जाएगा, तो त्रिज्या निकल के आएगा तो फिर उसके बाद जो है सो आप इसका इसी फार्मूला पर इसका आयतन का फार्मूला लगा दीजिए, है ना, 2πr² h जो होता है हमारा। ठीक है, तो हम बना दे क्या, नहीं तो आप बना लीजिएगा तो 264। हम आपको r निकाल देते हैं, बाकी आपका काम है। ठीक है, हम r निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या करिएगा 2 गुने 22/7 गुने r गुने में h आपको 14 दिया हुआ है इक्वल टू में 264। जब आप इसको यहाँ से काटेंगे ना तो ये 7 निकल के आ जाएगा, और ये 7 इधर गुना में उधर क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो r तो नीचे में क्या हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 7। जब इसका काट कूट करेंगे ना तो आपको यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, r निकल के आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ से काट कूट करेंगे तो आपको r निकल के आ जाएगा, काट लीजिएगा 3 आएगा r निकल के। और जब r निकल के 3 आ जाएगा तो आपको क्या कह रहा है, इसका फार्मूला लगा आयतन निकालना है ना। तो πr² फार्मूला क्या होता है, आयतन का होता है πr² h। तो आप यहाँ से इस फार्मूला पर डालेंगे पाई का वैल्यू, और आप यहाँ से इसको क्या करेंगे फाइंड करेंगे। और जब फाइंड करेंगे तो आपके लिए जो हमारा इसका आयतन का आंसर निकल के आ जाएगा वो d निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो